डियर स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस में आज का हमारा जो लेक्चर है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर बेस्ड रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी फिनिश किया था और ग्रुप थ्योरी की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं उस पर मैं सेपरेटली आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। इस वीक में आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सीएसआर नेट पे लगभग आप समझिए कि डेली जो है किसी न किसी टॉपिक पर लेक्चर आपको मिलता रहेगा। आज का जो लेक्चर है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर है और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे तो वो बेस्ड रहेगा वेक्टर एटॉमिक मॉडल पर, यानी कल जो आपको लेक्चर मिलेगा वो वेक्टर एटॉमिक मॉडल पर मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं पिछले डे ही आपको बता दूंगा कि अगला लेक्चर किस पर बेस्ड रहेगा। ओके, सो सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के एस्पेक्ट में आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो प्रॉब्लम्स रहेंगी इससे बेस्ड उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी कि इसमें क्या है कि हमारे पास आपने देखा होगा बोहर मॉडल हम पढ़ते हैं और बोहर मॉडल अप्लीकेबल है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, वो उसकी डिपेंडेंसी स्मॉल एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, स्मॉल एन के ऊपर। तो जैसे जैसे एन का वैल्यू आपका इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी जो है हमारे पास वो डिक्रीज करती जाती है। और जो बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन के उस इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है दैट वाज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मैक्सिमम एनर्जी ऑक्युपाई करता है। इसके बाद जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पास जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती जाती है। तो जनरल फॉर्मूला हम होता है हमारे पास जो हम यूज करते हैं -13.6 Z² डिवाइड बाय m²। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग द बोहर थ्योरी, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में स्टार्ट जब करेंगे तो आप ये समझिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक एमिशन स्पेक्ट्रा है जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे पहले एक्साइट करवाना होता है टू हायर एनर्जी लेवल, और वहां पर उसका जो हमारे पास लाइफ टाइम है वो बहुत कम रहेगा, इसलिए वो डी एक्साइटेशन के दौरान हमारे पास जैसे ही हायर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल एनर्जी में वो ऑक्युपाई होगा तो वैसे ही हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होगा उन दोनों लेवल्स के बीच में दैट वाज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन, ठीक है। जो भी हमारे पास फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी के वो बराबर रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कहने लग रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे दो लेवल्स हैं, ठीक है। ये लेवल इनिशियल EI एनर्जी के साथ है और यहाँ पर फाइनल एनर्जी जो है वो EF है मान लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने लग रहा है हायर से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फोटोन जो है वो इमिट होगा, तो फोटोन का जो एनर्जी है दैट वाज hν, ठीक है। hν हमारे पास फोटोन की एनर्जी होगी। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जो hν है दिस मस्ट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स, दैट मींस EI माइनस EF, ठीक है, या EF माइनस EI करें तो ज्यादा बेहतर। हमें पता है कि जितना हमारे पास लोअर लेवल होगा वहां एनर्जी ऑक्युपाई करने का अधिक जो है वो चांस है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है टर्म वैल्यू का, ठीक है, टर्म वैल्यू का। ये आपको पता होना चाहिए कि टर्म वैल्यू हमारे पास क्या होता है। सो देखिए, टर्म वैल्यू को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि टर्म वैल्यू डिफाइन कैसे होता है। तो जितने भी हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं हमको, तो इन एनर्जी लेवल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी आप लिख लीजिए, ठीक है। En से मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं एंड दिस डिवाइड बाय -hc, ये एक फैक्टर है -hc से इसको हमने डिवाइड कर दिया, देन दिस कम्स आउट टू बी Tn। दिस Tn डिनोट्स द टर्म वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी, जिसमें हमारे पास मतलब nth लेवल की एनर्जी En है, उस nth लेवल का टर्म वैल्यू ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। ओके, अब ये टर्म वैल्यू जो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखिए ये जो एनर्जी है ये आप बोहर थ्योरी से जब आता है हमारे पास तो उसका वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ -m e⁴ डिवाइड बाय 8h² ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आता है, ठीक है। एंड डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास -hc, ठीक है, और मल्टीप्लाई Z²/n² भी होता है इसके साथ फैक्टर, ठीक है, Z²/n²। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में एनर्जी लिखा है मैंने ऑफ nth ऑर्बिट और नीचे मैंने इसको डिवाइड कर दिया -hc से, देन दैट कम्स आउट टू बी टर्म वैल्यू। अब ये टर्म वैल्यू हमें किसके बारे में बताता है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसके डायमेंशंस की बात करेंगे
तो E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा होता है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो E बाय HC का जो हमारे पास डायमेंशन है वो रहेगा 1 बाय लैम्डा, यानी 1 बाय लेंथ, इसकी हम बात कर रहे हैं। 1 बाय लेंथ या फिर कह लो 1 बाय लैम्डा, दिस रिप्रेजेंट्स वेव नंबर। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो हमारे पास टर्म वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट्स द वेव नंबर ऑफ दीज डिफरेंट जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, उनका वेव नंबर आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है। अब मान लीजिए कोई भी हमारे पास दो लेवल्स हैं जिसमें हमारे पास एमिशन होने लग रहा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई है, एक एनर्जी लेवल हमारे पास कितना है, EI है, दूसरा एनर्जी लेवल कितना है, EF है। तो इनका जो वेव नंबर है, या हम कह लेते हैं टर्म वैल्यू है, वो TI और TF मान लेता हूं मैं। तो जैसे आप दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो एमिटेड फोटोन होगा उसका वेव नंबर कितना है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक जाना माना एक्सप्रेशन है, मैं वो आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। एक चीज और है, यहाँ पर ये जो आप कंप्लीट वैल्यू देख रहे हैं, दिस कंप्लीट वैल्यू, एक्चुअल में हम इसको लिख सकते हैं R इंफिनिटी। ये R इंफिनिटी क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, और इंफिनिटी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इनफिनाइट न्यूक्लियर मास को, ठीक है। सो दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफिनाइट न्यूक्लियर मास, यानी कि हम इसमें न्यूक्लियस का जो मास है उसको इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इसका इनफिनाइट न्यूक्लियर मास हम कंसीडर करते हैं, तब जो रेडबर्ग कांस्टेंट आता है वो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10⁷ और पर मीटर, ये हमारे पास इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो Tn का वैल्यू आ रहा है, दैट वाज R इंफिनिटी एंड Z स्क्वायर एंड डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है टर्म वैल्यू। और फिर कोई पूछे कि टर्म वैल्यू क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि टर्म वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वेव नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो हमारे पास जो भी फोटोन इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा उसका वेव नंबर आप उनके डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो पहला है एनर्जी लेवल, ठीक है, EI है। इनिशियली सबसे पहले हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस केस में इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म वैल्यू होगा, ठीक है, TNI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या TI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट वाज कम्स आउट टू बी R इंफिनिटी Z स्क्वायर एंड डिवाइड बाय NI स्क्वायर, ठीक है। NI क्या चीज है, NI हमारे पास ये जो स्टेट है ना, EI ith स्टेट हम कह सकते हैं, इनिशियल स्टेट। इस इनिशियल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या पॉपुलेशन, ठीक है, या n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो यहाँ पर रहेगा उसको ये रिप्रेजेंट कर देगा स्मॉल, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑक्युपाई करता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस प्रकार से। डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं ना, इस केस में आपने पढ़ा होगा बोर थ्योरी के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो n की डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी हमारे पास 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो यही n हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। Ni मींस इनिशियल जिस स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा उसमें उस स्टेट की n की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है, जब हमारे पास एटम EF, ठीक है, इस एनर्जी में जब ऑक्युपाई होगा, ठीक है, फाइनली आकर के, तो इस केस में हमारे पास TNF यानी टर्म वैल्यू ऑफ द फाइनल स्टेट, दैट वाज R इंफिनिटी Z स्क्वायर डिवाइड बाय NF स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। और अब जब इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे, यानी TNF माइनस TNI, then this comes out to be nu bar, and this nu bar is nothing but the wave number of emitted photon, ठीक है। जो भी हमारे पास फोटोन इमिट हो रहा है उसका हमारे पास वेव नंबर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ये काफी फेमस एक्सप्रेशन है। सो दिस कम्स आउट टू बी न्यू बार इज इक्वल टू R इंफिनिटी Z स्क्वायर, ये तो कॉमन है, और यहाँ से आ जाएगा 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ रहा है वेव नंबर की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट रहेगा कि जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहा है इस केस में, तो डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए अलग अलग हमारे पास स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेंगी, तो ढेर सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन इनमें से 5 कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा जो एटम है फाइनली किस स्टेट के अंदर या किस पर्टिकुलर n की वैल्यू पर आने लग रहा है, ठीक है। तो 5 हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस ज्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। नियर बाय आप समझ के चलिए कि जो विजिबल जो लाइट है, यानी कि जो बाल्मर सीरीज है,
उसके नियर बाय रहेगा हमारे पास, जैसे लाइमन है, ठीक है, बाल्मर है, फिर उसका पश्चन है। तो ये 3 मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम ब्रैकेट है, पफंड है, हम्फ्री सीरीज है, इनको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये 5 स्पेक्ट्रल लाइंस अकेली नहीं है, आप समझे, लाइमन के अंदर भी हमारे पास डिस्क्रीट देखने को मिलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि इनिशियली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, एटम है, वो किस स्टेट के अंदर है और कहाँ से ट्रांजिशन करने लग रहा है। तो क्या होगा कि उसका जो एनर्जी है या वेव नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा हमारे पास कैलकुलेट होकर के। तो वैसी बात है कि वेवलेंथ भी हमारे पास डिफरेंट ही होगी, और जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो उन केसेस में अलग अलग नाम दे दिए गए, है ना। जैसे हम विजिबल में देखेंगे बाल्मर सीरीज के अंदर, तो हमें अलग अलग वेवलेंथ देखने को मिलेगी, कभी रेड है, कभी ब्लू कलर है, कभी ग्रीन कलर है। तो इनका मतलब हमें नाम देना पड़ेगा, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इस प्रकार से। तो 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें जो देखने को मिलते हैं दैट वर लाइमन सीरीज। ठीक है, इसके बाद है बाल्मर, लाइमन, बाल्मर, पश्चन, ठीक है, ब्रैकेट, एंड द लास्ट वन इज पफंड। ठीक है, तो देखो इसके बाद आगे भी आता है, वो साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम दे रखे हैं और इनका हमें आगे जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारे पास स्टार्टिंग की जो 3 है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो अल्ट्रावायलेट में लाई कर रही है, एक जो विजिबल में, और एक इंफ्रारेड के अंदर। ठीक है, इसके बाद तो हम सिर्फ वैसे नाम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, एक हम्फ्री सीरीज और भी आती है, आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है, जब फाइनल स्टेट हमारे पास होती है n=6, जहां हमारा एटम ट्रांजिशन के दौरान फाइनली वहां पहुंचता है। तो ऐसे केस में हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगी वो सीरीज होगी हम्फ्री सीरीज। ठीक है, बट इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, वो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो अब इनमें सबसे पहले तो आप ये जानिए कि फाइनली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कह लें या एटम कह लें, जो ट्रांजिशन करने लग रहा है, वो फाइनली कहां पर करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो NF का वैल्यू है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। Ni तो वेरी कर सकता है ना, तो NF की वैल्यू आपको फिक्स मिलेगी इस केस में। तो लाइमन में 1 मिलेगा, बाल्मर 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 5। ठीक है, तो अब जो हमारे पास Ni का वैल्यू है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो लाइमन के लिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इस प्रकार से। सिमिलरली यहाँ पर 3, 4, 5 इस प्रकार से। ठीक है, ओके, तो आप इस प्रकार से आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, और इनके जो नाम दिए गए हैं वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे लाइमन है, तो लाइमन के लिए हमारे पास क्या नाम दिया गया है, लाइमन के लिए नाम दिए गए हैं एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, एल डेल, इस प्रकार से। बाल्मर के लिए लिखेंगे तो एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इस प्रकार से नाम दिया गया है। ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एटम को, क्योंकि क्या था कि पहले के साइंटिस्ट क्या नेक्ड आईज से जब उन्होंने चीजें देखी तो उनको यही बाल्मर सीरीज देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई कर रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उनको देखने को मिले। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट की बारी आई या फिर इंफ्रारेड की बारी, तो उनको दिखाई नहीं दरअसल। ठीक है, तो इसलिए बाल्मर के नाम से उन्होंने हाइड्रोजन सीरीज में एच रिप्रेजेंट कर दिया, तो एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इस प्रकार से उनको रिप्रेजेंट करते चले गए। ठीक है, इसी प्रकार से जब क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे तो पी से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे पास रहेगा, इसमें हमारे पास रहेगा पी अल्फा, पी बीटा, पी गामा, इस प्रकार से। ब्रैकेट लिखेंगे तो बी अल्फा, बी बीटा, ठीक है, बी गामा, इस प्रकार से। और पफंड लिखेंगे तो पी एफ अल्फा, ठीक है, पी एफ बीटा, पी एफ गामा, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। ओके, और जो यहाँ पर हमारे पास ये रीजन्स लाई कर रहे हैं इन सीरीज के, तो वो भी मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था। ठीक है, बाकी मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ इस बात को मैं। ठीक है, तो देखो लाइमन सीरीज जो है वो किसमें लाई कर रहा था, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर विजिबल रीजन में लाई कर रहा था, और ये जो बाकी 3 हैं ये इंफ्रारेड में लाई कर रहे थे ना। वो डिपेंड करेगा भी फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, इस प्रकार से। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि जो माइक्रोवेव रीजन है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। माइक्रोवेव रीजन हम इसमें पढ़ते भी नहीं, क्योंकि फिर वो हमारे पास जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम लोग डील करते हैं उसके बारे में। इंफ्रारेड के बाद जब आगे हम बात करेंगे एक्सरेज की, गामा रेज की, तो इनकी बात भी नहीं होती है, क्योंकि एक्सरेज ऐसा नहीं है कि इसमें इमिट नहीं हो सकता है। एक्सरेज भी हमारे पास इमिट हो सकती है, डिपेंडिंग यहाँ पर जेड का कितना वैल्यू है। ठीक है ना, तो जेड का वैल्यू जैसे यहाँ पर तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स लेंगे तो जेड का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हमारे पास आने लग रहा है, विच इज 1 ना। जेड का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास जेड का जो वैल्यू है दैट वाज 1 फॉर दी हाइड्रोजन एटम। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जेड का वैल्यू जैसे वेरी करेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर की आप बात कर रहे हैं,
तो कॉपर के केस में Z का वैल्यू कितना है 29 होता है। ठीक है, अब आप कोई भी एक सीरीज उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए एल अल्फा सीरीज है, तो एल अल्फा सीरीज के लिए आप बताइए लगभग कितना होता है हमारे पास वेवलेंथ, आप समझ के चलिए लगभग हमारे पास वेवलेंथ होता है 1200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1200 एंगस्ट्रॉम हमारे पास वैल्यू होता है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला जो वेव नंबर का मैंने बताया था। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ से आप उस लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इतना आपके पास सामने आता है। ठीक है, अब ये एल अल्फा का जो वैल्यू है 1200 एंगस्ट्रॉम, ये आया है Z इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर आपसे ये पूछ ले कि Z इज इक्वल टू 29 के लिए वैल्यू कितनी होगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनली मैं बताता हूँ आपके पास जो भी आएगा वेवलेंथ, ठीक है, इस एल अल्फा के लिए वो हमारे पास लगभग आप कैलकुलेट करिएगा 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग आएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके लिए होता है हमारे पास, किस रीजन में लाई करेगा, एक्सरेज के अंदर। तो एक्सरेज ऐसा नहीं इमिट नहीं हो सकती है, बट फॉर हायर वैल्यूज ऑफ जेड हम ऐसा कह सकते हैं कि हायर वैल्यू ऑफ जेड होगा तब हमारे पास इमिट होगी। तो कॉपर, गोल्ड, ये सब हमारे लिए सही रहेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मैक्सिमम देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, वो जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन में यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, n × n-1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, एक कंडीशन में वैलिड है, जब हमारे पास जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उसका ट्रांजिशन हो रहा हो nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में n = 1 होता है। तो ऐसे केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो उसमें मान लेते हैं हमारे पास ट्रांजिशन होने लग रहा है n1 से लेकर के n2 की तरफ। ठीक है, ये ट्रांजिशन होने लग रहा है, तो ऐसे केस में जो n है उसको आप जस्ट रिप्लेस कर देंगे n1 - n2 से। ठीक है, आपने जस्ट रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले में। तो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का n1 - n2। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा n1 - n2 - 1 n डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है वो तो एक्चुअल फॉर्मूला है, बट अबाउ जो ये वाला फॉर्मूला है वो हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, ये मानते हुए कि फाइनली कहाँ पर आने लग रहा है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो आने लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका थ्योरी पार्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी कई बार बन जाता है कि आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कीजिए इस सीरीज के करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, जैसे अल्फा सीरीज में आपसे पूछ ले, लाइमन सीरीज में बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो हमें मिलेगी वो कितनी मिल सकती है मैक्सिमम। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी मिल सकती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से डील करेंगे आपको बताता हूँ। देखो, एक है हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, और एक हमारे पास है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन। ठीक है, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन रहेगा तो इसका तो क्या हो गया कि लैम्डा क्या होगा हमारे पास, लैम्डा इज मैक्सिमम। और लैम्डा मैक्सिमम होने का मतलब हो गया हमारे पास जो न्यू है, या आप कह लो जो एनर्जी है वो क्या रहेगा हमारे पास, मिनिमम। और एनर्जी मिनिमम कब होगा, एनर्जी मिनिमम तब होगा ना जब हम हायर स्टेट्स की तरफ ना जाएं, जब हम लोअर स्टेट्स में ही बात रह जाए तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्योंकि मिनिमम होना है, तो आप जिस भी स्टेट में आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे और फाइनल पहुंचे, तो उस nth स्टेट से अबाव वाली जो स्टेट रहेगी उस पर आप चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना वेव नंबर का, न्यू बार इज इक्वल टू r इंफिनिटी z² एंड 1/nf² माइनस में 1/ni²। तो इस फॉर्मूले में जो nf का वैल्यू है वो ni से जस्ट 1 अबाव है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज में जो एल अल्फा सीरीज होगी, ठीक है, एल अल्फा सीरीज, उसके लिए आपको वेवलेंथ मैक्सिमम देखने को मिलने वाला है, जो कि कितना होता है 1200 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और आपका टफ पड़ सकता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था ना, इसमें z = 1 के करस्पॉन्डिंग अगर आपको पता है तो z = 29 के करस्पॉन्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेवलेंथ कितना होगा अल्फा के लिए, है ना, एल अल्फा के लिए। तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर z = 29 के लिए कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में तो देगा नहीं ये वैल्यू, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ वैल्यूज हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। तो एल अल्फा जो है ये हमारे पास ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, 2 से लेकर के 1 तक। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एन एफ का वैल्यू है वो कितना है, वो 2 है, एन आई का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इनिशियल एन आई का वैल्यू 2 है और एन एफ का वैल्यू 1 है। तो इनिशियली हमारे पास n = 2 था और वहां से ट्रांजिशन करके 1 में आने लग रहा है। तो इस केस में मुझे एनर्जी मिनिमम मिलेगी, वेवलेंथ मैक्सिमम मिलने वाला है या लॉन्गेस्ट मिलने वाला है। इसी प्रकार से
इसके जस्ट अपोजिट शॉर्टेस्ट का केस अगर आता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में हमारे पास एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि हम कहां पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, तो एन जब हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक है, देखिए आप ऐसा कहिए यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम है, तो हमारे पास जो न्यू रहेगा, ठीक है, न्यू बार, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, है ना, न्यू बार हमारे पास क्या रहेगा, मिनिमम। तो ये मिनिमम कब आएगा वो आप कैलकुलेट करिए कि न्यू बार हमारे पास मिनिमम आ जाए, तो उसके लिए आप कैलकुलेट, यहाँ पर क्या होगा, न्यू बार को मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू बार को यहाँ पर मैक्सिमम होना पड़ेगा इस केस में। तो एन का वैल्यू आप हाइयर से हाइयर ले लीजिए। तो एन का वैल्यू आप हाइयर से हाइयर लेंगे तो कितना ले सकते हैं, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करके वो नीचे वाले लोअर स्टेट के अंदर आ रहा है। अब वो डिपेंड करेगा भी कौन सी सीरीज के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उस बात पर निर्भर कर जाएगा। लाइमन के लिए n इज इक्वल टू 1 है, बाल्मर n इज इक्वल टू 2 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप इस प्रकार से डील करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं, वेवलेंथ जो है आपने निकालना है 7th लाइन के लिए ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम में जो बाल्मर सीरीज है उस केस में 7th लाइन के कोरस्पॉन्डिंग आपने वेवलेंथ निकालनी है। तो देखो बाल्मर सीरीज में कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है ये आप पता लगे सबसे पहले। तो जो भी ट्रांजिशन होगा, ठीक है, यस, जो भी ट्रांजिशन हमारे पास हो रहा है वो n इज इक्वल टू 2 में होगा फाइनली, तो आकर के, क्योंकि बाल्मर सीरीज है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि nf का वैल्यू तो कितना है, 2 है, और ni का वैल्यू कितना होगा, तो 7th लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो बाल्मर सीरीज के लिए 7th लाइन के लिए n का वैल्यू कितना होगा, आप 2 उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 9 हो जाएगा। और बस जस्ट आपने वेवलेंथ निकालना है, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, r इंफिनिटी z 1 हो जाएगा इस केस में। सो 1 अपॉन nf स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर, और इस r इंफिनिटी का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 1.09 × 7। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल में आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, जितना आता है इस केस में, दैट आंसर विल कम्स आउट टू बी 384 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आने लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 389 नैनोमीटर, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहने लग रहा है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर रहेगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है to remove the electron from a singly ionized helium atom which is in the n is equal to 8th state। तो n is equal to 8 स्टेट में हीलियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मौजूद है हमारे पास और उसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि n is equal to 8 स्टेट में उस हीलियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी ऑक्युपाई कर रहा है। फिर आप उतनी ही एनर्जी अगर आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला En इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो हीलियम एटम के लिए z का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और n का वैल्यू मुझे गिवन है 8। ठीक है, 8 स्टेट में आपने फाइंड आउट करना है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं 7th एक्साइटेड स्टेट। तो जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आप कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या चीज है, ये वैल्यू हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जिससे वो बाउंड है इस स्टेट के अंदर। -0.8 इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन कि इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है और इतनी एनर्जी वो ऑक्युपाई कर रहा है। अगर आप इतनी ही एनर्जी उसको पॉजिटिव में दे देते हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी है दैट वाज +0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने उस फोटोन का मोमेंटम बताना है जो हमारे पास इमिट होगा बाय हाइड्रोजन एटम, ठीक है, that makes the direct transmission from n is equal to 10 to ground state। बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन है, n is equal to 10 हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया nf का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है ग्राउंड स्टेट के लिए। अब जो भी फोटोन इमिट होगा तो उसका जो एनर्जी रहेगा, जो भी फोटोन इमिट होगा उसका जो एनर्जी रहेगा, दैट एनर्जी शुड इक्वल टू द डिफरेंस, जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा इनके बीच का। ठीक है, या आप वेव नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी आप एनर्जी से भी कैलकुलेट करिए तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस का 13.6 एंड दिस इज z स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइड बाय n स्क्वायर। अब डिफरेंस आप एनर्जी के बीच ले रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। और ये हमारे पास E जो रहेगा ये किसका आया है, फोटोन का एनर्जी आया है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स जिसके अंदर ट्रांजिशन होने लग रहा है। अब फोटोन का जो एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आप लिख सकते हैं P इंटू सी सिंपली, क्योंकि रेस्ट मास तो 0 होता है फोटोन के केस में, तो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से P इंटू सी आप लिख सकते हैं। तो मोमेंटम आ जाएगा
आप इसको कैलकुलेट करिए, -13.6, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, z² विच इज 1, z का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 × 10⁻⁹ से, और यहाँ पर आप लोग जो है इसका वैल्यू रख दीजिए 1/10², ठीक है, और -1/1² इस प्रकार से, और डिवाइड कर दीजिए आप इसको स्पीड ऑफ लाइट से। तो जो मेरे पास वैल्यू सामने आएगी दैट वाज आवर आंसर, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ लगभग कितना आंसर इसका सामने आ रहा है। इसका आंसर आने लग रहा है अभी यहाँ से 7.2 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू यहाँ पर आने लग रही है, ठीक है, दैट वाज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनको बम्बार्ड किया गया है to a sample of the hydrogen atom which are in the ground state and first line of Paston series emitted। देखो फर्स्ट लाइन पस्टन सीरीज की है, तो लाइमन बाल्मर पस्टन यानी कि n = 3 पे वो फाइनली आ रहा है, और फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, इसका मतलब 4 से 3 में ट्रांजिशन होने लग रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आप देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास n = 4 से वो 3 में आ रहा है, ठीक है। चलो, और हमारे पास सैंपल है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ओके। अब कहने लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेलरेट करवाया गया था उसका मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, n = 1, यहाँ हमारे पास है n = 4, ठीक है, और यहाँ कहीं बीच में है हमारे पास n = 2। तो स्टार्टिंग में क्या है कि हाइड्रोजन एटम का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास कहाँ मौजूद रहेगा, ग्राउंड स्टेट में। अब इसके ऊपर जब आप मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस कॉल दिस EV, ठीक है, जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है EV में उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास चला जाता है n = 4 पर, और फिर 4 से लेकर के वो 3 में ट्रांजिशन कर जाता है, 4 से 3 में वो ट्रांजिशन कर जाता है। तो सिंपली आप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे EV = ठीक है, मुझे तो फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन सीरीज की बात चल रही है ना, ठीक है, तो उस पर मुझे बात करनी है कि 4 से 3 में चला जाए, ठीक है। तो 4 से 3 में चला जाए तो मैं जस्ट EV जो कि एनर्जी है, और ये एनर्जी -13.6, Z का वैल्यू 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन का केस है, और 1 में आ जाएगा हमारे पास n1² - 1/n2², ऐसा कर लीजिए, तो 1 ये आ जाएगा 3² - 1/4², ठीक है, और इतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, वन थिंग, यस, वन थिंग यू हैव टू नोटिस, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1², ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि 1 से लेकर के आप 4 में ले जा रहे हैं इसको, तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर वो 4 से 3 में जाएगा। तो मिनिमम पोटेंशियल का मतलब ये हो गया, मिनिमम पोटेंशियल जो आप अप्लाई करेंगे तो n = 1 से 4 में जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 4 से 3 में आएगा। तो मुझे जो चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल अप्लाई जो मैं कर रहा हूँ वो n = 1 में तो अप्लाई कर रहा हूँ ना, ठीक है। इसमें लिख रखा है ना, एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड्स टू अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट, n = 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए और V का वैल्यू आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए। तो V का वैल्यू यहाँ पर सामने आ रहा है 12.75, ठीक है, ये हमारे पास इसका वैल्यू सोल्व करने पर आ रहा है, ठीक है। जस्ट आंसर्स हैं इनके, तो आंसर से मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग ये हमारे पास आंसर आ रहा है कि V का वैल्यू 12.75 वोल्ट्स, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें तो 12.8 वोल्ट के लगभग आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो टेम्परेचर बताएं जहां पर एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी गैसियस हाइड्रोजन की बराबर हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के। तो देखो मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी अगर गैसियस सिस्टम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अगर हम इस्तेमाल करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड जो होती है विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट वाज F/2 kT, यही होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो F का है वैल्यू वो 3 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3/2 kT सिंपली, एंड दैट मस्ट इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर K का जो वैल्यू है वो या तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को राइट साइड से, और यहाँ पर इसका वैल्यू आप रख दीजिए 1.38 × 10⁻⁻23 एंड जूल पर केल्विन, और T का वैल्यू आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि आपसे ऑर्डर पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ, तो आप ऑर्डर में देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। तो आपको अप्रॉक्स बता देता हूँ कितना आंसर आता है। ये ऑर्डर हमारे पास आता है 10⁵ केल्विन का, क्योंकि ये जाना माना क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 10⁵ केल्विन के लगभग इसका ऑर्डर आता है। नेक्स्ट है, हमारे पास एक गैस ऑफ मोनोक्रोमेटिक हाइड्रोजन है और उसको बम्बार्ड किया गया विद द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 12.75 वोल्ट। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ था कि 12.75 वोल्ट जब हम अप्लाई करते हैं
तो n इज इक्वल टू 1 स्टेट से उठ करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, n इज इक्वल टू 4 स्टेट में, ठीक है, इस स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा। डिफरेंस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो डिफरेंस दो एनर्जी लेवल्स के बीच का 12.75 वोल्ट तभी आ सकता है जब आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो n इज इक्वल टू 4 में, एक n इज इक्वल टू 1 में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि n इज इक्वल टू 1 में पहले इलेक्ट्रॉन था और 4 में वो गया है। अब जब एमिशन होगा, यानी इन द एमिशन स्पेक्ट्रा, वन कैन नॉट ऑब्जर्व ब्लैंक सीरीज, यानी कि आपको कौन सी वाली सीरीज इनमें से नजर नहीं आने वाली है। तो देखो 12.75 का मतलब हो गया हमारे पास कि n इज इक्वल टू 1 से 4 में गया। तो जब वो एमिशन करेगा तो या तो 4 से 3, फिर उसके बाद 3 से 2 और 2 से 1 में कर सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 4 से डायरेक्टली 2 में करे और फिर 2 से 1 में कर जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 1 में कर जाए डायरेक्टली। ऐसा ये पॉसिबल केसेस हमारे पास बन सकते हैं। आप यहां से देखिए कि जो फाइनल ट्रांजिशन हो रहा है, वो फाइनल ट्रांजिशन किस स्टेट के अंदर हो रहा है। या तो n इज इक्वल टू 1 में हो रहा है, देखिए n इज इक्वल टू 1 में ये रहे, n इज इक्वल टू 1 में हो रहा है या फिर n इज इक्वल टू 2 स्टेट में आ रहा है हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन, या फिर n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है n इज इक्वल टू 4 में आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 में तो वो पहले से मौजूद है। तो आपको n इज इक्वल टू 4 में जो फाइनल आता है, यानी कि जो पफंड सीरीज है, वो आपको यहाँ नजर नहीं आने वाली है। लेकिन इसके अलावा जो लाइमन है, बाल्मर है, पश्चन है, ये जरूर आपको नजर आएंगे कोरस्पॉन्डिंग कि फाइनल स्टेट हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2 3 ये हमें मिल रही है यहाँ से। बट n इज इक्वल टू 4 फाइनल स्टेट मुझे नहीं मिल रही है, वो उसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो पफंड सीरीज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वी कैन नॉट ऑब्जर्व दिस सीरीज, ठीक है। एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, जस्ट 2014 का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, कोलाइड किया गया इसको एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उसकी थी 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, अगर हाइड्रोजन एटम शुरुआती दौर में ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कितनी रही होगी, उसकी एनर्जी हमारे पास रही होगी n इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाया गया या कोलाइड करवाया गया, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि उसकी जितनी एनर्जी है 13.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। जब फाइनली ये हमारे पास में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो फाइनल आप देखिए कितनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड में है वो ऑक्युपाई कर जाएगा। तो जस्ट आप देख लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 13.6 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 13.377, ठीक है, विद द माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पर जो आप डिफरेंस लेंगे एक्चुअल में, यहाँ पर ये जो डिफरेंस लेंगे आप पॉजिटिव में ले लीजिए ना, डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास अधिक मिल रही है, ये वैल्यू इससे कम है। तो आप डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देखिए -13.6 प्लस 13.377, तो आपके पास ये वैल्यू लगभग आता है -0.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि अभी भी 0.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी टू फ्री दैट, ठीक है। और उसको फ्री करने के लिए इतना एनर्जी तो उसको अभी और प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये किस n की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, z का वैल्यू तो 1 है। तो आप ये देखिए कि n का कितना वैल्यू आ रहा है, यानी कि अगर वो हमारे पास फ्री हुआ भी है तो वो n इज इक्वल टू 1 स्टेट से किस स्टेट में जाकर के वो पहुंच गया है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम से तो फ्री नहीं हुआ है ना, वो उसी के अंदर है, लेकिन n इज इक्वल टू 1 स्टेट से उठ करके अदर स्टेट में वो जा चुका है, ये पक्की बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करता चला जाता है। तो ये वैल्यू क्योंकि मुझे 13.6 से कम मिल रही है, इसका मतलब वो हायर एनर्जी लेवल ऑक्युपाई कर चुका है। लेकिन कौन से स्टेट में पहुंच गया वो मैं कैलकुलेट करूंगा बाय कंपेयरिंग दिस विद द फॉर्मूला 13.6 बाय n स्क्वायर। तो n का वैल्यू सोल्व करने पर सामने आता है हमारे पास 7.8 एग्जैक्ट वैल्यू आती है इसकी, 7.8 एग्जैक्ट वैल्यू है। अब बताइए आप लोग, मैं इसको 7 लिखूं या 8 लिखूं, अप्रोक्स में जब मैं इसको लिखूंगा तो आप 8 नहीं लिख सकते यहाँ पे। 8 अगर आप लिखेंगे इसका मतलब ये हो गया कि n इज इक्वल टू 8 स्टेट उसने ऑक्युपाई कर लिया है। बट यहाँ जब 7.8 है हमारे पास, ठीक है, तो आप 7 तक ही कहेंगे ना इसको, आप ऐसा ही समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 तक ही पहुंचा है। अगर थोड़ा बहुत वो ऊपर चला भी गया है तो वो 8 तक तो नहीं गया है, यानी कि वो 7 से ऊपर जाके वापस 7 में ही आ चुका है, बट 8 तक वो नहीं पहुंचा है। तो आप इसमें 8 नहीं लिख सकते हैं, आप 7 लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 7 हम इसको लिखेंगे। और मैक्सिमम फैक्टर जो आपने निकालना है कि एटम की रेडियस कितनी बढ़ जाएगी, तो आप जानते हैं फॉर्मूला जो होता है रेडियस का, ये भी बहुत मॉडल से ही आया है कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1, यानी कि जो nth स्टेट है उसका एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वो किस प्रकार से वेरी करता है, फर्स्ट स्टेट का मल्टीप्लाई
एन स्क्वायर, ठीक है। और ये जो R1 का वैल्यू होता है वो लगभग होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एन स्क्वायर टाइम्स हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो 7 हमारे पास स्टेट है, तो एन स्क्वायर कितना हो गया 49। तो मैक्सिमम फैक्टर जो रेडियस का होगा इंक्रीज वो कितना हो जाएगा 49। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कंफ्यूजिंग यहाँ पे था कि 7 ले कि 8 ले, 8 से भी हमारे पास ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी, बट 8 नहीं लेना है। 7.8 का मतलब हो गया कि उस इलेक्ट्रॉन के पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो n इज इक्वल टू 8 स्टेट में चला गया है, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 तक ही वो रहेगा। सो दैट मीन्स 49 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सो होप आपको आज के लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं पर फिनिश करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को, ठीक है। और कल का जो लेक्चर बेस्ड रहेगा वो वेक्टर एटॉमिक मॉडल पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल में हम लोग जो मेनली है वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बारे में, लार्मर प्रेसिशन है, लार्मर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पिन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, दोनों कैसे कंबाइन हो जाते हैं हमारे पास, और जी फैक्टर की वैल्यू भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। और आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।